हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर लोन लिया है, अनसिक्योर लोन लिया है, जाने अनजाने में कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपसे चला गया है, तो किस तरह से आपका लीगल तरीके से आपका बचाव हो सकता है। ये इसी विषय पे एक कमेंट आया है मिस्टर इंद्रपाल। सर, मैंने इंडियन बैंक से लोन लिया 2 लाख का और हमें 1.5 लाख दिया और मैंने 84,000 रुपये वापस कर दिए। उसके बाद मेरी किस्त नहीं गई, उसके बाद मैंने किस्त नहीं दी। मैनेजर ने पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट्स फेक लगा दिया था और पुलिस फोन आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। पर मैनेजर हमें कह रहा है कि आपको आधार कार्ड पे लोन मिल रहा है। हमें क्या पता था कि मैनेजर गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर हमें लोन दिया है। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो मेरे को एक बात नहीं समझ में आई कि आपने 2 लाख रुपए का लोन करवाया। आप कह रहे आपने मैनेजर से बात कर ली, 50,000 रुपये उसने रख के आपको 1.5 लाख रुपए दे दिए। ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी आदमी को जब लोन देती है तो वो कैश में लोन नहीं देती उसको। चाहे वो 20,000 रुपये का लोन है, चाहे 2 लाख का है, चाहे 20 लाख का है, चाहे 20 करोड़ का है, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। पहले क्या करती थी कंपनियां? चेक देती थी। अब जब से ऑनलाइन शुरू हुआ, आरटीजीएस, नेफ्ट, कई तरह के और ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर होने लग गया, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका अकाउंट नंबर लेके उसमें ट्रांसफर करती है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी से ट्रांसफर करती है। पहले 1 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके देखेंगे, जब वो हो जाएगा उनको पता लग जाएगा कि अकाउंट चालू है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसके बाद वो सारा पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब आपका 2 लाख रुपए का लोन है तो स्वाभाविक बात है कि 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए होंगे। अब आपने 50,000 रुपये निकाल के मैनेजर को दे दिए, आपने मैनेजर से पहले बात कर रखी थी, तो वो कोई मैटर नहीं करता। चाहे आप 2 लाख रुपए निकाल ले मैनेजर को दे दो, वो मैनेजर हाथ थोड़ी भरेगा, उसका कोई प्रूफ थोड़ी है। अब सवाल यह है कि आपने वो किस्तें रोक दी, आपने 84,000 रुपये दिए, उसके बाद आपसे वो भरे नहीं जा रहे। अब आप कह रहे हैं कि उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, मैनेजर ने लगा दिया। अरे भाई साहब, ऐसा कौन सा लोन है जो क्रेडिट कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड के भी आप पे लोन मिल जाता है? ऐसे मैंने आज तक कोई लोन नहीं देखा, और खास तौर पे 2 लाख का तो मिलता देखा ही नहीं। उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मैनेजर ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स लगा दिए तो आपने साइन किए होंगे उसके ऊपर। अगर मैनेजर ने और किसी आदमी के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और आपने उन पे साइन नहीं किए, मैनेजर ने ही कर दिए, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसमें। भले ही आपके अकाउंट में लोन के पैसे आए हो, आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पे तो आधार कार्ड था जी, आधार कार्ड मांगा था मैनेजर ने, क्या 2 लाख रुपए का लोन आ जाएगा। वो बात तो चलेगी नहीं कि मैंने 50,000 रुपये उस आदमी को दे दिए, वो बात नहीं चलेगी कि मैनेजर को दे दिया, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थाने से फोन आ रहा है, थाने में चले जाओ, उससे थानेदार जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आई हो, उसको अपना पक्ष रखो कि भाई साहब मैंने तो कोई और डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं है, जो साइन है तो फर्जी है। अगर आपने साइन फर्जी कर ही रखे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी आपने दे रखे हैं या बैंक मैनेजर ने दिए थे, आपने उस पर साइन कर रखे हैं, तो आपके ऊपर 420 लग सकती है। उससे बचने का एक तरीका है सबसे आसान, भाई बैंक और एनबीएफसी कंपनी कोई भी है जहां से आपने लोन लिया, वो आपका पर्चा नहीं दर्ज करवाना चाहते, वो तो अपने पैसे लेना चाहते हैं। आप उनके बकाया पैसे दे दो, वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जिसकी चोरी होगी वही नहीं कह रहा मेरी चोरी होगी, वही रिपोर्ट नहीं लिखवा रहा है, वही अपनी कंप्लेंट वापसी दे रहा है, तो पुलिस के पास क्या राइट्स है उसको पकड़ने के? वो कह रहा है मेरी तो ही नहीं भाई। तो इसी तरह से अगर आपने भी कोई जाने अनजाने किसी और आदमी ने भी किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देखे या फेक साइन करके आपने लोन ले लिया है, तो उसमें आपका 420 का पर्चा 420 का दर्ज हो सकता है उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी के ब्याह पे। उसमें आपको
7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सारे देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो उसमें वही जो बात अभी मैंने बोली, अगर आपने जाने अनजाने एक काम गलती होगी आपसे, आपको तो पता ही है भाई ये गलती होगी मेरे से, तो उसको सुधारने का सिर्फ और एक तरीका है कि उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी के सारा पैसा या तो उसका किस्तों में लौटा दो, तो वो कागज दोबारा चेक ही नहीं करेगा, या आप उसको कैश दे दो या किस्तों में भी दे दो, कोई पेनल्टी लग रही हो वो दे दो, जुर्माना लग रहा हो वो दे दो और उसके नाम से पैसे लौटा दो, तो आपका किसी थाने या चौकी में सारे देश के में आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। अगर आप नहीं दोगे फिर तो वो बैंक वाले बाल की खाल निकाल लेंगे भाई साहब अपने पैसे लेने के लिए। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप दोबारा से कमेंट कर देना। दीपाली मुर्दांगे, सर मैंने एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन का रिस्ट्रक्चर एप्लीकेशन किया है जो अंडर प्रोसेस है, बट फिर बैंक ईसीएस लगा रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करूं क्या? देखो ये दीपाली जी ऐसा है, अगर आपने रिस्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेशन दे रखी है तो ये कोई ईएमआई बाउंस करवाने का कोई आधार नहीं है। ये मतलब मान लो मैंने किसी बैंक में रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किस्ती देनी बंद कर दूं, ईएमआई अपनी बाउंस करवाने लग जाऊं। ऐसा ही ये लीगल नहीं है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है उसके पैसे रोकने के। वो रिस्ट्रक्चर दे रहा नहीं दे रहा, आज की डेट में तो वैसे ही रिस्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएंगे, देखो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपको किस्त उनकी दे देनी चाहिए। अगर आप रोक रहे हैं तो वो पेनल्टी बाउंस चार्जेस आपके ऊपर लगाएंगे। इसमें कंज्यूमर कोर्ट में आप कोई केस नहीं कर सकते, ना ही वो चलेगा। हाँ, अगर वो 1 महीने में कई बार लगा रहे हैं, 4-5 बार आपका एसीएस लगा रहे हैं, फिर जरूर आपका कंज्यूमर कोर्ट में केस हो जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट में भी केस डालने के लिए कोई आपका पक्ष तो मजबूत होना चाहिए ना। ये थोड़ी यार किसी और चीज के कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल देंगे किसी को, जो कोई चीज है ही नहीं, कोई उसका वजूद ही नहीं है, उसका केस नहीं डल सकता। उसमें तो आप 100% डालेंगे, अपना भी टाइम खराब करेंगे, कोर्ट का भी टाइम खराब करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है उसमें ग्राहक के हित और भी ज्यादा आगे हैं। भाई आपने कोई फॉर एग्जांपल, जैसे मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं, मैंने मुंबई से कोई सामान ले लिया और ले लिया वो 5,000 रुपए का। पहले क्या था, मुझे मुंबई की ही अदालत में, जो जहां से मैंने खरीदा था और वहां पे जो अदालत लगती है उस एरिया में, जिस अदालत के अधिकार क्षेत्र में वो है वहीं पे मुझे केस फाइल करना पड़ता था, या कंज्यूमर कोर्ट में भी वहीं जाना पड़ता था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है कि मैं जहां पे रहता हूं या मैं वहां पहले रहता था, अब मैं आने लगा, मेरी मर्जी है, उपभोक्ता की मर्जी है कि वो कहीं भी सारे देश के किसी भी कोने में जाके अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो मैं यहां पे अगर उसको फाइल कर दूं को 5,000 रुपए की चीज है तो उस कंपनी को लड़ने के लिए यहां पे आना पड़ेगा करनाल में। तो वो क्या करेगा, वो भाई साहब घुटनों के बल आ जाएगा, वो मेरे 5,000 रुपए दे देगा। 25,000 रुपए भी होंगे तो 25,000 रुपए दे देगा, क्योंकि यहाँ वकील उससे 50,000 रुपए मांगेगा, फिर तारीख लगेगी उसकी, उसको परेशान होना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो आपका बचाव हो सकता है। पर ऐसा नहीं यार कोई मैंने सामान खरीदा ही नहीं और मैं किसी कंपनी के ऊपर केस कर दूं, वो गैर व्यवहारिक बात है। तो इसके अलावा आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। सुमित रस्तोगी, सर क्या मोरेटोरियम एक्सटेंशन हो गया है? नहीं भाई साहब, मोरेटोरियम एक्सटेंशन नहीं हुआ। ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इस आदमी को मई तक के लिए मोरेटोरियम दे दिया गया है इसके बैंक के द्वारा। आप भी रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करके देख ले, अगर आपकी मार्केट सही है, बैंक को लगता है तो बैंक आपको 1 साल का भी दे सकता है, मैक्सिमम 2 साल तक का मोरेटोरियम दे सकता है। मोरेटोरियम कोई नई चीज नहीं है, कोरोना काल की वजह से लोगों को, आम आदमी को पता लग गया। यह 100 साल पहले भी मोरेटोरियम मिलता था लोगों को, क्योंकि बिजनेस व्यापार काम धंधे तो तब भी होते थे और तब भी लोगों के एनपीए में जाते थे और तब भी लोग फाइनेंशियल डाउन होते थे। बैंक या एनबीएफसी कंपनी को जब ये लगता है कि जिसको मैंने लोन दिया ये असल में इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियल डाउन है, अगर मैं इसको 6 महीने, साल, 2 साल का टाइम दूं, इसकी किस्त स्टॉप कर दूं, तो ये उभर जाएगा और मेरा पैसा ब्याज सहित दे देगा।
इसका मतलब है किस्तों को स्टॉप कर देना मोरेटोरियम का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्तें छोड़ दी जाएंगी या ब्याज छोड़ दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन का जो वो टाइम, जितने भी टाइम का जैसे इस आदमी को मिला है मई तक का, तो उसको उसका ब्याज देना पड़ेगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कोरोना काल में ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था वो छोड़ दिया गया था, लेकिन वो उसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक का छोड़ा गया था। ये नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया गया था। अगर आप दोबारा से फिर मोरेटोरियम लेंगे तो आपके ऊपर ब्याज भी लगेगा और ब्याज के ऊपर दोबारा फिर ब्याज लगेगा, जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की गाइडलाइंस होगी। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो या आपको हो, तो आप कमेंट करें, आपको उसकी डिसेंट एडवाइस मिल जाएगी। नमस्कार।